नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और ये लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ना कोई बहुत बड़ा फायरवर्क है तेजी की तरफ, ना बहुत बड़ा फायरवर्क है मंदी की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जरूर चल रही है, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ही कामकाज है। इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, 18 अंक ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी 7 अंक ऊपर कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक करीब 2 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स करीब 12 अंक नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर। और स्मॉल कैप इंडेक्स के दम पर ही एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस बढ़त में, यानी कि बढ़ने वाले शेयर तेजी ज़्यादा हैं। 1357 शेयर तेजी में या 1360 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1080 1083 शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आज एडवांस डिक्लाइन में स्मॉल कैप जो चल रहा है, इसकी वजह से आप फिर भी थोड़ा सा खरीदारी देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। इंडेक्स वाइज आज खरीदारी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में करीब 1% के आसपास की बढ़त एफएमसीजी इंडेक्स में बनी हुई है। इसके अलावा अगर बिकवाली वाली या कुछ और नामों को देखा जाए तो ऑटो आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। आज बिकवाली वाली साइड पे है मेटल 0.25% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ रियल्टी करीब 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है और आईटी करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी एफएमसीजी साइड पे, जो कि कल के एक पॉज के बाद वापस आज तेजी में आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज एक लिस्टिंग भी हुई है, क्रिजैक की लिस्टिंग हुई है और इशू प्राइस से करीब करीब 25% प्रीमियम के साथ ये अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 306 307 के स्तरों पर बना हुआ है। आज बातचीत करेंगे हम अंशुल जैन से, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे वाराणसी से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। अंशुल सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। लेकिन अंशुल सर से बातचीत करने से पहले जरा कुछ इंडेक्स के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी के गेनर, निफ्टी के लूजर आप देखेंगे। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो आज थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी एशियन पेंट्स में। एक डबल अपग्रेड आपको दिखाई पड़ा है, उस डबल अपग्रेड का इम्पैक्ट यहाँ एशियन पेंट्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी है, एचयूएल में खरीदारी है, जियो फाइनेंस में खरीदारी है, बजाज फाइनेंस में खरीदारी है। निफ्टी के टॉप लूजर में आपको नाम दिखाई पड़ेगा टाटा स्टील का, जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं, हिंडाल्को का, एचसीएल टेक का और विप्रो का। 2 आईटी के शेयर जो कि दबाव में हैं और 2 मेटल के शेयर जो कि दबाव में कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप साइड पे जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें मैनकाइंड है, जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एमआरएफ में खरीदारी है, नाइका तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और जीएमआर एयरपोर्ट यहाँ पर भी कुछ हद तक खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मिड कैप पे गिरने वाले शेयरों की बात किया तो यूनियन बैंक आज प्रेशर में कामकाज कर रहा है। फिनिक्स में खरीदारी है, हिंदुस्तान जिंक और मैक्स हेल्थ केयर जहाँ पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पे खरीदारी है पीसीबीएल में, इंडेक्स का टॉप गेनर है इनफैक्ट ये स्मॉल कैप का। गार्डन रीच शिप बिल्डर जहाँ पे खरीदारी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और आईएक्स, ये कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा बिकवाली जहाँ पर है उसमें हिंदुस्तान कॉपर और ब्रिगेड इंटरप्राइजेज जहाँ पर दबाव है, सोनाटा सॉफ्टवेयर जहाँ पर प्रेशर है और मन्नापुरम एक और ऐसा नाम है जहाँ पर आज दबाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली आज मेटल स्पेस में बिकवाली है और मेटल स्पेस की बिकवाली का इम्पैक्ट आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों इंडिसीज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उम्मीद है कि अंशुल सर हमारे साथ मौजूद होंगे और जरा हम अंशुल सर से बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी, साथ ही साथ मार्केट के आउटलुक को लेकर भी और अदरवाइज भी अंशुल सर से हम बातचीत करेंगे। अंशुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जैन साहब कैसे देख रहे हो मार्केट को आज आप? सर नमस्कार, क्षमा चाहता हूँ देरी से आने के लिए, इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल था। मार्केट तेजी में देख रहा हूँ सर, अभी थोड़ा सा अटका हुआ है 550 25,550 जैसे ही निकलेगा मार्केट में अच्छी तेजी डेवलप हो जाएगी। स्विंग हाई 25,669 तक का टारगेट खुल जाएगा। बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेवल 57,200 के आसपास फ्लर्ट कर रही है। एक बार जैसी सस्टेन करने लगेगी नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा। कुछ क्लीन सा दिख रहे हो अंशुल सर, क्या हो गया? मतलब कुछ तो चेंज लग रहा है शक्ल में, ऐसा कैसे? ब्राइट वाइट, ब्राइट लाइट। मैं सर मुंह की बात छीन ली आपने, मैं भी बोल रहा था आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है, एकदम गोरे गोरे से। अरे नहीं, गोरा तो सर मैं बचपन से हूँ, जब से मैं पैदा हुआ तब से ही गोरा लग रहा हूँ, लेकिन आज कुछ आपके चेहरे में बड़ा अंतर सा दिख रहा है। वो कुछ हटा है क्या? क्लीन शेव किया है क्या? नहीं सर, एक्चुअली संडे क्लीन शेव करते थे, आज सुबह वापस से क्लीन शेव किया है। जनरली वेडनेसडे तक दाढ़ी आ जाती थी,
आज सुबह वापस क्लीन शेव किया है। अच्छा, मुझे लगा वो सावन शुरू हो रहा है तो आपको लगा कि अब लंबा चलेगा आगे, तो हिसाब किताब उससे पहले ही सब निपटा लो। अच्छा, निफ्टी बैंक क्या लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक बेटर है, वो भी सेलेक्टिव स्टॉक्स में, क्या किया जाए? सर बैंक निफ्टी में तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट पिछले 6-8 महीने से ही है और आज भी बनी हुई है। बैंक निफ्टी चलेगी। बैंक निफ्टी ही मेरे को तेज लग रही है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम आती हुई दिख रही है, जिसके भरोसे निफ्टी अपना स्विंग हाई क्रॉस करेगा। अपने निफ्टी अपने आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि रिलायंस ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन पे आ चुका है। फार्मा और एफएमसीजी थोड़ा बहुत चला रहे हैं, बाकी जो बड़े वेटेज वाले इंडेक्स हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। तो निफ्टी बैंक चलेगा अपने ऑल टाइम हाई तक, और वही निफ्टी को भी लेके जाएगा स्विंग हाई 25,669 तक। तो आउट ऑफ द टू अगर आपको एक में बाई करना है तो आपको बैंक निफ्टी ही लेके चलना चाहिए। ओके, तो अगर दोनों में से किसी एक को पिक करना है तो बैंक निफ्टी पे ही आप अपना टेक देखिएगा। जैन साहब, एक मतलब नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर है, वो है एफएमसीजी। लग रहा है क्या यहाँ पे कुछ हलचल बाय साइड पर हो रही है? एचयूएल आज गेनर है बहुत समय बाद। एशियन पेंट तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कई बारी। क्या किया जाए यहाँ पे? सर एफएमसीजी इंडेक्स अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे आ चुका है। ऊपर 3 साल का वीवैप जो है 56,730 पे है, यानी अभी 700-800 रुपए की अपसाइड सीएनएक्स एफएमसीजी पे बची हुई है। एचयूएल में यहाँ से 40-50 रुपए और तेजी आपको मिल सकती है। बट मैं इस इंडेक्स पे सेल ऑन रैलीज के मूड में हूँ, ना कि बाई ऑन डिप्स के। अगर मेरे ओके। को बाई करना भी है तो मैं डिसाइसिवली, जब तक ये इंडेक्स 57,400 57,500 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है, मैं इस इंडेक्स में बायर नहीं रहूंगा। तो ये पुल बैक है। पुल बैक में अगर आपको बाउंस बैक प्ले करना है तो एचयूएल या लार्ज कैप में प्ले कर सकते हैं। यहाँ से 3-1% की 2-2.5% की अपमूव आपको आराम से मिल सकती है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स में हालांकि सेल ऑन राइज की रणनीति आपको मेंटेन करनी होगी एफएमसीजी स्पेस पे। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अंशुल सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी शेयर पर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो तरीका आपकी स्क्रीन पर है। आप 9311121874 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक और यूट्यूब, इनके जरिए भी हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्लस आप हमारे साथ मेंबर बनकर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप आप स्क्रीन पर देखेंगे ही, जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे अपना सवाल हमसे पूछिए और जैन साहब से उसके ऊपर राय लीजिए। जैन साहब, सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है हर्षित मंगल साहब का। इन्होंने ओमैक्स के ऊपर आपसे एक सवाल पूछा है। खरीदारी कर रखी है, नहीं खरीदारी कर रखी, ये बात अलग है, लेकिन ओमैक्स में आप क्या देख रहे हो? सर ओमेक्स, इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 105 106 की जोन में हमने बाई इनिशिएट करके दिया है। नीचे 98 रुपीज का स्टॉप लॉस बनना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट बनेगा वो पहला बनेगा 113 रुपए का, और ओवरऑल स्टॉक जाते हुए दिख रहा है 125 126। प्रॉब्लम ये है कि वीकली पे 1 2 3 4 5 हफ्ते टाइटनेस हो चुकी है। कल ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, आज फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला है, तो हो सकता है ये वीक पूरा टाइटनेस में स्पेंड करे और नेक्स्ट वीक में मोमेंटम बने। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्राइडे तक चल जाएगा, अब ये शायद नेक्स्ट वीक तक खींचेगा। टारगेट क्या देख रहे हो उसमें आप? 126 रुपए तक तो दिख ही रहा है, वीकली पे वही स्विंग आई है। प्रिसाइज लेवल बता देता हूँ, 127 रुपए 44 पैसे। ओके। गोपाल जी का एक सवाल आया है। इनके पास एल&टी फाइनेंस के 110 शेयर हैं 178 रुपए के भाव पर। क्या ये प्रॉफिट बुक कर ले या बने रहें? तो देखिए, इसमें अगेन अगर प्रॉफिट चाहें तो बुक कर लें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो या 202 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें, क्योंकि 202 रुपए कटने के बाद, और ये चीज याद रखिए, बीईएल में 3 4 बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज किया था और वहां पे स्टॉप लॉस कटा ही नहीं था, वो शेयर चलता ही जा रहा है। तो इसमें भी ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। 202 रुपए का उसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कीजिए और खींचिए स्टॉक को, जब तक खींच सकता है तब तक खींचिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट लेग रैली बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो फिलहाल है 180 81 का जो ब्रेकआउट आया है वो अभी भी मजबूती से खींच रहा है ऊपर की तरफ। तो आई वुड सजेस्ट 202 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। जब कटेगा तब नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन और इन्वेस्टर्स के लिए वापस मौका मिलेगा बाइंग का। तो फिलहाल ओके। 202 के स्टॉप लॉस। ओके, एक सवाल आया है रीना जी का। ये पूछ रहे हैं कि धानुका एग्रीटेक और सोम डिस्टिलरी क्या नए निवेश के लिए ठीक दिख रहा है आपको? धानुका और सोम डिस्टरी, एचटीबीएल और आ,
सर धानुका में तो कल ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पे है, 1620 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल होगा। ब्रेकआउट क्या फेल होगा, ये ऑलमोस्ट जो पुराना ब्रेकआउट है उसको रीटेस्ट करने 1524 तक आएगा। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 1620 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके नीचे एक बार एग्जिट कीजिए, 1524 पे री एंट्री का मौका मिलेगा। जैसे एजी आईआईएल आपको याद होगा कि 960 के नीचे कल निकला, लेकिन वो ब्रेकआउट रीटेस्ट किया और आज ही रिवर्सल कर गया। तो एक बार 1620 अगर तोड़ता है तो इसको एग्जिट कीजिए, 1524 पे री एंट्री कर लीजिएगा। एसटीबीएल में अगेन 153 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वहीं पे आके खड़ा हुआ है। 153 टूटता है तो फिर आपको एग्जिट करना है, नीचे आपको करीब 137 पे री एंट्री का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं टूटा तो 2 4 5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद बॉक्स बन के जब ब्रेकआउट देगा तब फ्रेश लॉन्ग का मौका मिलेगा। हम्म। अभिषेक बैनर्जी साहब पूछ रहे हैं कि एस्टर डीएम और वोल्टैम्प, वोल्टेज लिखा है इन्होंने, वोल्टैम्प होगा मेरे ख्याल से, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए वोल्टैम्प तो अच्छा लग रहा है। वोल्टैम्प में ब्रेकआउट आज के सेशन में बन रहा है, हालांकि ये स्विंग हाई के रेजिस्टेंस पे खड़ा है 927 रुपए 50 पैसा। जैसे ही सॉरी 9,927 के रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो 9,927 जैसे ही निकलेगा इसके ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक में। और बेयर मिनिमम जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा 10,565 तक का। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो यहीं पे आज के लो के स्टॉप लॉस से प्रीएम्प्टिव बाई बन रहा है। 10,500 सॉरी 10,565 का पहला टारगेट रहेगा, 11,547 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो अच्छा लग रहा है स्टॉक। और एस्टर डीएम? एस्टेडियम में सर ब्रेकआउट आया था 3 जून को, वॉल्यूम राइज था ऑलमोस्ट 2137%। उसके बाद से 4 दिन है इनसाइड बार और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट रिटेस्ट हो गया है। 603 तक नीचे आ सकता है, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर में स्टॉक 750 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। एक्सटेंडेड स्टॉक है, थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखिएगा। ओके। एक बिरला सॉफ्ट के ऊपर सवाल आया है, 440 रुपए के दाम पर 3000 शेयर लेकर बैठे हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें, ऊपर से 61 वीक्स में 61% करेक्शन करने के बाद बाउंस बैक, और उसके बाद 10 12 हफ्ते हो चुके हैं एक्सट्रीमली साइडवेज है। अगर इसको चलना भी है तो 450 निकालना पड़ेगा, अगर वो निकला तो फिर इसमें अपसाइड बनेगी करीब करीब 520 तक, और आइडियली 50% रिट्रेसमेंट 593 तक। तो अगर लॉन्ग है तो एक बार होल्ड कर लीजिए, अगर नहीं है तो 450 के बाद ही बाइंग कंसिडर करनी चाहिए। पार्थ पटेल साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने 490 रुपए के दाम पे डीलिंक के शेयर खरीद रखे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? डी लिंक इंडिया, बस डी लिंक इंडिया ऊपर जाते हुए दिख रहा है सर 635 रुपए तक। ओके। स्वाति जैन जी पूछ रही हैं कि ये शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए कोई मिड कैप स्टॉक बता दीजिए, ये 25,000 रुपए शायद कमाना चाहती हैं उसमें। अब आप इतना स्पेसिफिक जवाब आप ही दे सकते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता ये चीज। सर देखिए एक चीज मतलब मैं इन जनरल बीच के शो में जब शेयर पूछे जाते हैं तो मैं अनकंफर्टेबल थोड़ा सा क्यों रहता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप की एक ट्रेड है, स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। मिड कैप तो फिर भी ठीक है, स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो मैं प्ले करता हूँ, इनमें ब्रेकआउट्स या तो सुबह आधा घंटे 45 मिनट में बनते हैं, या आखिरी वो 2:40 2:50 का जो लास्ट विंडो होता है जहां पे ट्रैप्स ज्यादा फॉर्म होते हैं वहां पे बनते हैं। मिड सेशन थोड़ी सी दिक्कत होती है। सुबह ब्रेकआउट बना था SW सोलर, समी होटल, HPL, HSCL, चारों में हमने बाई दिया था। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड बुक करा चुके हैं, इन्हीं में एक्सटेंशन मिलेगा। तो थोड़ा सा आप हो सकता है लेट हो, बट एक नैटको फार्मा और बाई दिया था, वो अब चलना चालू किया दोपहर के बाद, तो इधर से आप नहीं बल्कि चल चुका है। नेटको फार्मा 1004 पे बाय दिया था, 1024 चल रहा है, बट ठीक है 1178 तक की अपसाइड है। तो आप नेटको फार्मा ले लीजिए, नेटको फार्मा यहाँ से भी अच्छा लग रहा है। आज ही का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 972 का, और अगर 1 1.5 महीने का समय देते हैं तो 1170 1175 मिल सकता है। बट ये चीज याद रखिए, मैक्सिमम ब्रेकआउट जो अच्छे चलते हैं वो पहले 1 घंटे में होते हैं या आखिरी 40 45 मिनट में होते हैं। ये विंडो है जहां पे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में आपको ब्रेकआउट्स प्ले करना चाहिए। लार्ज कैप आप बिटवीन द डे कहीं भी प्ले कर सकते हैं, मिड कैप दोनों बास्केट में बैठ जाते हैं।
तो उनमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। बट माइक्रो कैप और मिड कैप, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप एकदम क्लीन है, पहला 1 घंटा या आखिरी 40-45 मिनट। तो पहले से ही आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो ट्रेडिंग होती है ये पहले 1 घंटे में और आखिरी 1 से 1.5 घंटे में पूरी हो चुकी होती है। सो मैक्सिमम लल मार्केट में आप सवाल पूछ रहे हो तो इसका एक इम्पैक्ट, ऐसा एक जवाब जो है वो आपको जैन साहब ऑलरेडी दे चुके हैं। एक सवाल आया है प्रीति अग्रवाल जी का, ये पूछ रहे हैं कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के शेयर हैं 15,065 रुपये के दाम पर है, अब करना क्या चाहिए इसमें? सर रतन इंडिया एंटरप्राइज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। रतन इंडिया में हमने मंडे को बाई इनिशिएट किया है 63 रुपीज में, टारगेट था हमारा 68.7, आज का हाई बना है 69.7, टारगेट डन हो चुका है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि 67.5 का जो बड़ा ब्रेकआउट था मदर बार हाई का वीकली चार्ट पे, उसके ऊपर जाके नीचे आ गया है। तो अब मैं फिलहाल फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। फ्रेश बाइंग मेरे लिए 6750 के ऊपर जब टिकेगा तभी बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो फ्रेश बाय फिलहाल ना करिए, लेकिन जो लेवल्स बताए गए हैं उनको आप ज़रूर आधार के तौर पर देख सकते हैं। टाटा मोटर्स 1080 के दाम पे खरीदारी है, आदित्य जी का एक सवाल है और ऑब्वियसली एंटिसिपेटेड था भी है, क्या किया जाए इसमें? तो टाटा मोटर अगर इन्वेस्टर हैं तो आराम से होल्ड कीजिए, ट्रेडर हैं तो फिर आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ट्रेडर है तो अभी मोमेंटम बन नहीं रहा है, मोमेंटम बनने में थोड़ा सा समय है, बट मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से टाइट हो गया है वीकली चार्ट पे, सेलर तो कहीं भी है ही नहीं, सेलिंग कहीं दिख ही नहीं रही है। तो जिस भी दिन शॉर्ट्स ट्रैप होंगे और कवरिंग आएगी 700 के ऊपर, पहला ही टारगेट 730, और 730 के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 810 रुपए के लिए। आई वुड से टाइम मत कीजिए, टाटा मोटर लेके शांति से बैठिए, 810 रुपए मिल जाएगा। तो शांति से बैठिए, 810 तक के टारगेट से आ सकते हैं। वैसे भी सेलिंग थोड़ी डन हो गई है ऑलरेडी, बहुत बिकवाली स्टॉक में हम देख चुके हैं। सो अभी के लिए एटलीस्ट ये बोलूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। इसके अलावा सरला परफॉर्मेंस आनंद साहब ने खरीद रखा है 104 रुपये के दाम पे, बढ़िया तेजी उसके बाद स्टॉक ने दिखाई है और अच्छा गेन ने ऑलरेडी हो भी रहा है, क्या करना चाहिए? तो सरला पॉली में हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है 117.88 का, उसी दिन ब्रेकआउट दिया था। अगेन एक्सटेंडेड टारगेट 129 के लिए हम मतलब ये मान के चल रहे थे कि आएगा, बट 117 के ऊपर नहीं टिक पाया। गिरावट में 3 दिन में वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ से अपडेटेड स्टॉप लॉस आपका 111 रुपए का होगा। अगर पुरानी वाली होल्डिंग जो हमने लगभग 94-95 से बाई रिकमेंड किया था, तो उस पर अपडेटेड स्टॉप लॉस आप ले लीजिए 111 रुपए क्लोजिंग बेसिस का, और टारगेट अभी पकड़ लीजिए कि जिस भी दिन 118 के ऊपर टिका 129 रुपए आपको दे देगा। तो 118 के ऊपर टिका तो 129 रुपये भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शोभित कपूर साहब पूछ रहे हैं कि अपोलो माइक्रो में क्या करें, क्या वो एंट्री कर सकते हैं स्टॉक के अंदर? आपको कर सकते हैं सर, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माय बैड, अभी नहीं, कम से कम 3 से 4 3 हफ्ते और चाहिए। इस स्टॉक में बेहतरीन अपसाइड आई थी, पूरी बाइंग फोर्स जैसी मेरे को चाहिए होती है। 5 हफ्ते में 91% की बनी थी। 91% थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, 30% 35% आइडियल होता है। तो 90% चूंकि चला है, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बनी है, तो उसको मीन रिवर्जन करने में टाइम लेगा, जिसमें अभी कम से कम 4 हफ्ते और लगेंगे। वीकली मूविंग एवरेज जैसे कैचअप हो जाएगा, स्टॉक एक्सट्रीमली राइप हो जाएगा, कम से कम 260 280 तक के टारगेट के लिए। तो बाइंग अभी बन नहीं रही है, और 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन पुल बैक चाहिए, उसके बाद बनेगी। वॉच लिस्ट में जरूर रखिए स्टॉक को। जैन साहब अगर गलत नहीं हो तो जब हम मास्टर क्लास कर रहे थे तो ये चार्ट का डिस्कशन आपने किया था ना अपोलो माइक्रो का? बिल्कुल बिल्कुल किया था सर। अपोलो माइक्रो हमने जो पीरियड डिस्कस किया था अक्टूबर 2023 का किया था। कपर एंगल ब्रेकआउट 62 पे आया था, और 22 ही 23 दिन में 159 तक का टारगेट, मतलब 159 तक की रैली बनी थी। साक्षी मित्तल जी का इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा जरा जैन साहब। इन्होंने टाटा टेक ले रखा है 700 रुपये के दाम पर। पहला, दो सवाल हैं। पहला, तो इसका टारगेट पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा कोई और शेयर बता दीजिए इसके अलावा, यहाँ मजा नहीं आ रहा इनको। देखिए, जब मैंने टाटा स्टील लिया था तो मैं 6 महीने में मान के चल रहा था कि टारगेट आएगा, वो 6 हफ्ते में दे गया। टाटा टेक में जब 6 हफ्ते का टारगेट मान के चल रहा था, तो अभी 6 हफ्ते से ज्यादा निकल गया, मैं बैठा ही हुआ हूँ। तो मार्केट को टाइम करने में आप केवल और केवल एक ही चीज गारंटी है, वो है लॉस। मार्केट को टाइम मत कीजिए, पैसा लगा दिया है तो उसको उस हिसाब से लगा के रखे रहिए। अपना थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए।
एफडी साल भर में 6.5% रिटर्न देती है। अगर आप एक क्वार्टर में भी 7% निकाल रहे हैं तो अगले 3 क्वार्टर आपको मौका मिलेगा फंड मैनेजर को बीट करने का। इधर से उधर उधर से इधर उचकते रहेंगे तब तो लॉस की गारंटी है, और ब्रोकरेज और टैक्सेस में आप पैसा देते रहेंगे क्योंकि जीरो सम गेम है। तो टाटा टेक आराम से रखे बैठे रहिए। 720 के ऊपर जिस दिन निकलेगा बहुत जल्दी से 803 आएगा। 720 कितने दिन में निकलेगा कहना मुश्किल है। 720 निकलने के बाद 803 प्रोबेबली 3 से 4 हफ्ते में आ जाएगा। तो टाटा टेक आराम से रखिए, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें बहुत समय लग रहा है, तो अदानी ग्रीन एटीजीएल दोनों ऑलमोस्ट बाई रेट पे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश एविडेंस चाहिए। जैसे ही मिले आप बाई कर लीजिए, और अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो आउटराइट यहाँ पे बाई करके छोड़ दीजिए। टाटा टेक से तो जल्दी ही चल जाएंगे दोनों काउंटर। तो आपको राय दी गई है टाटा टेक के संदर्भ में, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक तनुजा जी का सवाल आया है। दीपक फर्टिलाइजर है, 1542 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट यहाँ रहेगा? दीपक फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर में सर यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 118 दिन के कप एंडल पैटर्न का 1445 पे। ऑलमोस्ट अपना टारगेट कर लिया है। 1778 का हाई बना है, 1900 करीब का टारगेट था। ये 4 दिन की पुल बैक में थोड़ा सा सेलिंग पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो एक बार नीचे 1508 तक आ सकता है। 1508 नहीं टूटा तो वापस से 1900 रुपए करने जाएगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग है, आई वुड सजेस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी 50% पे 1500 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। फ्रेश बाइंग अभी नहीं दिख रही है। ओके। ध्रुव पाठक साहब पूछ रहे हैं कि ग्रीव्स कॉटन में क्या करना चाहिए? ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स कॉटन में कुछ भी नहीं हो रहा सर। 10 हफ्ते हो गए हैं इसी रेंज में है। 192 रुपए नीचे, 218 ऊपर। तो किसी एक साइड जब रेंज टूटेगी उसके बाद ही इसमें कुछ होगा। फिलहाल तो कुछ भी नहीं होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा, सो अभी डल साइड पे है, उस हिसाब से इसको आप देखिएगा। इसके अलावा एक और सवाल को शामिल कर लेते हैं। इनफैक्ट मेंबर से, कई सारे मेंबर से सवाल आए हैं। अक्षय जी का एक सवाल आया है। एक तो आपके वो फैन भी हैं, फॉलोअर भी हैं, और उनका क्वेश्चन है, पहले तो त्रिवेणी टरबाइन पे 80 शेयर है, 633 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी की थी। 700 रुपये का टारगेट जो बताया था आपने, उसके हिसाब से 657 तक होकर भी आया, वापस नीचे आ गया। सो पहले क्या करना चाहिए? दूसरा, इनके पास जोमेटो है इटरनल, 300 शेयर है, करीब 251 रुपये के दाम पर। क्या इसमें से स्विच करके ये किसी और शेयर में जा सकते हैं? कोई और मोमेंटम बेस्ड स्टॉक अगर आपको बेटर लग रहा हो तो? सर देखिए, मैं बार बार यही चीज रिपीट करता हूँ, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि हिप हॉप इधर से उधर उचकते रहेंगे, आप केवल और केवल लॉस करेंगे। अपना स्टॉप लॉस ध्यान से, आधे लोग तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आधे लोग इधर उधर उचकते रहते हैं, इसीलिए मैक्सिमम लॉस होता है। स्टॉप लॉस जब तक नहीं कट रहा है तब तक नए स्टॉक में जाने की जरूरत क्या है? अगर इसमें पैसा नहीं बन रहा तो ये क्या गारंटी है अगले में बन जाएगा? हो सकता है इससे आप उसमें जाए, उसमें स्टॉप लॉस कट जाए और ये यहीं का यहीं रह जाए या चल जाए। हिप हॉप मत कीजिए, जो स्टॉप लॉस दिया है उसको लगा के रखिए। एटर्नल में हमने डिस्कस किया था 242 का ब्रेकआउट है, धीरे धीरे करके 286 आ जाएगा। लूना है, धीरे धीरे चलेगी, चल रही है लूना अपनी रफ्तार से, थर्ड गियर में चल रही है। इसका थर्ड गियर फरारी के थर्ड गियर में बहुत अंतर होता है, तो ये धीरे धीरे अपने थर्ड गियर में चल रहा है। 286 आ जाएगा। आप केवल और केवल अपडेटेड स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 255 256 की सपोर्ट जोन है, 255 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, 286 मिल जाएगा। त्रिवेणी टरबाइन बार बार मैंने डिस्कस किया था कि 632 रुपए का ब्रेकआउट है। डिप अगर मिलती है 632 तक तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 600 रुपए का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 723 रुपए का टारगेट है। एक आध महीने का समय लग सकता है टारगेट अचीव होने में। अभी 4 दिन से स्टॉक लगभग 635 के आसपास ही घूम रहा है। 10 रुपए ऊपर, 15 रुपए ऊपर जाता है, एक आध 2 रुपए उससे नीचे आता है, बट 630 के आसपास बेस बन चुका है। एक आध दिन लॉन्च पैड मिलेगा तो एकदम से 680 85 चला जाएगा, फिर वहां 2 4 5 दिन अटकेगा, फिर 723 चला जाएगा। तो ये आइडियल पैटर्न होता है, स्टेयर स्टेप कहते हैं इसको, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना। तो उसमें पहली सीढ़ी पे खड़ा है, अगले में 670 80 तक मूव लेगा, फिर कंसोलिडेट, फिर 723। तो जब तक 600 नहीं टूट रहा है इधर उधर कूदिए मत, आराम से इसके साथ रहिए। ओके। नीतीश केशरवानी साहब का एक सवाल आया है, जबलपुर से हैं पहले तो, और रामकृष्ण फोर्जिंग इनके पास है 690 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? रामकृष्ण फोर्जिंग और कौन सा था सर? बस एक ही शेयर है।
सर आर के फोर्जिंग में एक बढ़िया बॉक्स का ब्रेकआउट आया था बड़े वॉल्यूम से। 1528% वॉल्यूम राइज था 6 जून को। उसके बाद से कुछ भी नहीं किया स्टॉक ने, साइडवेज है। मूविंग एवरेज कैचअप कर रहा है डेली का, और वीकली जो सर पे मूविंग एवरेज खड़ा है उसको धीरे धीरे अब एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कब होगा? जब 675 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। प्राइमा फेसी इंडिकेशन दे रहा है निकलने का। फ्रेश बाइंग अगर है आपके पास तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 675 का अलर्ट लगाइए, उसके ऊपर बाई कीजिएगा। 675 निकलते ही से फटाफट 2 हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लगा तो डाउटफुल हो जाएगा। 2 से 2.5 हफ्ते में 675 रुपए ये स्टॉक आपको दे देगा। एक चीज और बता दूं, लास्ट क्वार्टर में, मार्च वाले क्वार्टर में 113% ईपीएस ग्रोथ है, ट्रिपल डिजिट की। और जिसने भी विलियम ओनील पढ़ा है, विलियम ओनील के लिए तो मोहब्बत है ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ। ऐसे स्टॉक तो वो सबसे पहले ट्रैक करना स्टार्ट करता है, तो मोमेंटम बनना चाहिए। बस में एक ही फ्लॉ था कि ये पिछली तिमाही के नंबर्स में आई तो ग्रोथ थी, लेकिन एक बड़ा इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट था जो इनकी नेटवर्थ का करीब करीब 8% हिस्सा बैठ रहा था। सो वो बड़ा एडजस्टमेंट था जिसकी वजह से शेयर टूटा था एक तरफा। लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है, इन टोटल मदर ऑफ ऑल फोर्जिंग्स बोला जाता है इसको, सो खराब कंपनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उमा शंकर साहब का एक सवाल आया है, टाटा केमिकल और धानुका, इन्होंने दोनों में पोजीशन ले रखी है, स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है। एक चीज़ और इन्होंने बोली है कि इन्होंने एमटीएफ पर शेयर ले रखे हैं। सो पहली चीज़, जैन साहब, ये एमटीएफ पर ट्रेडिंग करना, वो भी ऐसे बड़े बड़े स्विंग्स को झेलना, कितना लॉजिकल होता है? सर 2006-07 में इंडिया का सबसे रईस, सबसे धनी आदमी अनिल अंबानी ब्याज के फेर को नहीं झेल पाया और आज दिवालिया हो गया। तो आपको कैसे लगता है कि आप ब्याज के फेर को झेल लेंगे? मतलब वो नहीं झेल पाया, आप कैसे झेल लेंगे? वो भी ऐसे बिजनेस में जहां आप दूसरे की सलाह पे ज्यादा काम करते हैं, अपनी रीडिंग तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ऐसे में तो मैं अपनी कैपिटल ना लगाऊं दूसरे के भरोसे, तो आप तो एमटीएफ लेके बैठे हैं। तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग ऑन योर पार्ट। आप अपने बच्चों के पैसे से खेल रहे हैं, आप एकदम गलत कर रहे हैं उनके साथ। वैसे धानुका में अगर हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1620 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, 1524 रुपए तक नीचे आएगा। और टाटा केमिकल में मेरे को खास दिक्कत नहीं दिख रही है। 618 बार बार आता है और 650 655 तक जाता है, वापस 618 आया है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 918 आया है, वापस 955 चला जाएगा। 955 जिस दिन निकला 990 रुपए तक चला जाएगा। तो टाटा टेक में मेरे को इसमें टाटा केमिकल में मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में लगभग 90-93% की ईपीएस ग्रोथ थी, और 1% सेल्स की ग्रोथ थी। तो वैसे भी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट में ये स्टॉक आना चाहिए। तो 955, 950, 955 और 990 दो टारगेट दिख रहे हैं। एक चीज़ श्री राकेश झुंझुनवाला साहब हमेशा बोलते आए हैं, वो आप ट्रेडर हो तब भी वैलिड है, इन्वेस्टर हो तब भी वैलिड है, कि देयर इज़ नो मदर फादर टू लीवरेज। जिसके पास लीवरेज है उसको वैसे ही कोई नहीं बचा सकता। तो सर, अगर आप पैसा लेकर बाजार में पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि आप पैसा बढ़ा के वो पैसा वापस कर देंगे, तो आपने ऑलरेडी दो बड़ी गलतियां कर दी हैं। पहली बड़ी गलती उधार लेने की, दूसरी बड़ी गलती इस उम्मीद को लगाने की कि आप पैसा लगाएंगे वो पैसा बढ़ेगा। शेयर बाजार में दोनों तरफ के रास्ते होते हैं, तेज़ी का भी, मंदी का भी। सो ये ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, कभी भी ये रास्ता आपके लिए काम नहीं करेगा। सो उधार लेकर पैसा कभी शेयर बाजार में ना डालें, इससे बड़ी गलती आप ऑलरेडी कर ही नहीं सकते बाजार में, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिए और उसके हिसाब से निवेश कीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक अगला सवाल आया है हमारे पास शशि भूषण प्रधान जी का, ये मेंबर है हमारे। इनके पास इक्सिगो के शेयर हैं 190 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए? इक्जिगो ठीक लग रहा है सर। इक्जिगो में लास्ट क्वार्टर में 76% डीपीएस ग्रोथ है, 72% सेल्स की ग्रोथ है, मार्जिन 8% के आसपास कांस्टेंट है। स्टॉक में आईपीओ बेस बना हुआ है, 188 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। 188 जैसे ही निकलेगा स्टॉक, आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो जाएगा। और आईपीओ बेस ब्रेकआउट ऑफ लेट आईटीसी होटल के अलावा मेरे को बहुत जल्दी किसी में दिखा नहीं है। ये एक स्टॉक में डेवलपमेंट में है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। तो ऊपर 188 निकलने के बाद सीधा सीधा 240 250 का टारगेट खुलेगा। प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे ओपन लो के साथ मूविंग एवरेज पे से चल रहा है। तो 165 के प्रीएम्प्टिव स्टॉप लॉस से अगर आप लेते हैं, 12-13 रुपए का आपका रिस्क रहेगा। क्लोजिंग बेसिस लेना, 165 के नीचे क्लोज करे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। पहले राउंड में 188 190 जाएगा, और उसके ऊपर अगर टिक गया तो 240 रुपए प्रीएम्प्टिव बाई बनता है। ये रिस्क लेने जैसी है।
ओके, निखिल अग्रवाल साहब मेंबर है हमारे, केफिन टेक है इनके पास, करीब 1308 रुपए के दाम पर 3 से 6 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? के फिनटेक 1423 रुपए तक जा रहा है सर। 1423 मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वहां पे रिजेक्शन बना तो फिर स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव आ सकती है, जैसे ट्रेंट में हुआ था। बड़े मजबूती से रेजिस्टेंस के पास गया और एकदम से मतलब बैठ गया, वो 10% सीधा नीचे खुला। तो फिलहाल 1423 जाने की प्रोबेबिलिटी है, वहां तक जाएगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लें, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, तो आपको एक राय दी गई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर रणनीति बनाइएगा अपनी। अगला सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है रोहित गुप्ता जी का। ये पहले तो आपको, आपके प्रशंसक हैं, इन्होंने AWL यानी अदानी विल्मर जो है वहाँ पे खरीदारी कर रखी है 390 रुपये के दाम पर। अब एग्जिट करने वाला है या होल्ड किया जाए, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, अब ऊपर से 146 हफ्ते में 73% टूट गया है, तो अब एग्जिट की सलाह तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मतलब जबान लड़खड़ा जाएगी। बाकी मेरे को बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं अगेन वही सवाल सबसे पूछता हूँ कि जब अदानी जी खुद निकलने की सोच रहे हैं या निकल ही चुके हैं, तो आप क्यों इसमें बने हुए हैं स्टॉक में? 2-3% की थिन मार्जिन पे आदमी काम करता है। जरा सा प्राइस ऊपर नीचे होगा रॉ मटेरियल का तो लॉस में चले जाएंगे। तो क्यों ऐसे मतलब एग्रेसिव बिजनेस में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जिस हिसाब से चल रहा है, मे भी एक आध बार खींचा तो 279 तक आ सकता है। बाकी बहुत अच्छी कोई सलाह मेरे पास देने के लिए है नहीं इसमें। तो बहुत कुछ है नहीं कहने के लिए, कहीं भी तेज़ी मिले आप कोशिश करिए कि यहाँ से निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आकाश साहब का एक सवाल आया है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, इन्होंने 398 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करें? एक्साइड इंडस्ट्री ये भी एकदम फ्लैट स्टॉक है सर, लेकिन एक चीज अच्छी है इसमें कि वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आके मूविंग एवरेज पे ही रेस्ट कर रहा है। अगर निकला 395 तो फिर एक मोमेंटम बनेगा 431 तक। और मेरे ख्याल से अगर ये जहां तक मेरे को याद है और आप ही हैं, तो कम से कम 4 हफ्ते पहले भी हमने डिस्कस किया था कि बेटर है कि निकल के किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए। पैसा बन जाएगा यहाँ पे, और थकान थकान और थकान होती जाएगी। तो आपके पास अच्छे नाम, अच्छे विकल्प हैं, आप उनको भी यहाँ पर तलाश सकते हैं। कुछ और नामों में, कुछ और सवालों में, एक सवाल मिस्टर AB के हैंडल से आया है। ये AGI इंफ्रा या अदानी ग्रीन, इन दोनों में से एक विकल्प पूछ रहे हैं नए निवेश के लिए, क्या निवेश करना चाहिए? एजीआई इंफ्रा या अदानी ग्रीन। सर देखिए, ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है एजीआई इंफ्रा में। और कल जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहला एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 960, उसके नीचे क्लोज किया था। और ब्रेकआउट रीटेस्ट करके मतलब क्लोज भी किया और ब्रेकआउट रीटेस्ट भी कर लिया, दोनों का हम एक साथ कर लिया। और आज वर्टिकली रिवर्सल है स्टॉक में। मेरा अब कॉन्फिडेंस डबल हो गया। जब मैंने मनी 9 पे बाय रिकमेंड किया था, अब मेरा कॉन्फिडेंस वहां से और बढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर चुका है। तो ये स्टॉक आराम से कम 1100 रुपए तो जा रहा है, 10% तो आपको दे ही देगा। और केवल 2500 करोड़ का फ्री फ्लोट है, यानी और सॉरी मार्केट कैप है, और 14% फ्री फ्लोट है। तो आप पकड़ो 2500 करोड़ का इंटू 0.14 करूं, 350 करोड़ का मार्केट कैप है। 35 करोड़ रुपए अगर किसी ने बाइंग की तो 10% चल जाएगा। तो ये तो वो काउंटर है जिसको आपको 940 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से तुरंत बाई करना चाहिए। ऊपर में बहुत आराम से ये स्टॉक 1100 रुपए दे देगा। प्योर टेक्निकल बेस पे बोल रहा हूँ। 2500 करोड़ का मार्केट कैप, 14% फ्री फ्लोट, 350 करोड़, 35 करोड़ भी डल गया तो 10% आराम से मिल जाएगा। तो आपको एक राय AGI को लेकर दी गई है, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक टाटा स्टील पर राजेश कुमार साहब का सवाल आया है, नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर। खरीदारी के लिए एकदम आइडियल रेट है 157 153 जोन। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है। टाइम अभी सही नहीं आया वीकली चार्ट पे, क्योंकि ब्रेकआउट 161 का सस्टेन नहीं हुआ। और 8-10 हफ्ते लगाएगा ये कंसोलिडेशन करने में, पूरा अपना बेस, पूरा प्रॉपर बेस एकदम कंक्रीट आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद बुर्ज खलीफा इस पे कंस्ट्रक्ट होगा। तो अभी वो नींव डल रही है नए अपमूव के लिए। जो पहली नींव थी 120 रुपए 125 रुपए के आसपास, उसने अपना काम कर दिया। अब यहाँ नई नींव की जरूरत है। बाकी स्टॉक में 224 225 में कोई दाग नहीं है। अगर आप पेशेंस वाले प्लेयर हैं, आप ले लीजिए, टाइमिंग मत कीजिए।